जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा और जिसको पता नहीं चला है आप सभी को बता देते हैं कि बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो 29 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। और बहुत स्टूडेंट के लिए ये अच्छा भी हुआ है क्योंकि उनको अपने तैयारी और बेहतर करने का अच्छा अवसर मिल गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें, इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं क्योंकि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम के लिए दूसरा डेट भी निकल जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लें क्योंकि इस बार चूकना नहीं है, किसी भी हाल में एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें। और देखिए, आप लोगों को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर लाइव चैट में देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन यानी कि पता किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सूर्य जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य जो है ये एक गैसीय गोला है और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती है, तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, ध्यान रखना है। और सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। चलिए आप सभी तीसरे के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। हाल ही में अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है, तो सही जवाब है कोयम्बटूर में। और हमने आपको बताया था कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुनिए, और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। चलिए आप सभी चौथे के लिए आंसर करेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप सभी जानते हैं स्वामीनाथन है, ध्यान रखना है। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान रखना है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। तो चौथे प्रश्न का आंसर है गेहूं और चावल। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। बिल्कुल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए 5 के लिए आंसर करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, तो याद कर लीजिए ये होता है रूपांतरण से। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था।
तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन जो है ये किया गया था 1923 में। किसके द्वारा? तो CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? सोच समझकर आंसर करना है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में ही हुआ था बम्बई में। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन में देखिए क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी, GK गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब है BG तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। ध्यान रखना है। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें और जिसको क्लास के बारे में नहीं पता है उनको बता देते हैं। डेली क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। डेली रात 8 बजे से लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो टाइमिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखें। तो 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हुआ था। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो ये तो सभी को पता है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ को ध्यान रखना है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं? सोच समझकर आंसर करना है और सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है? तो सभी को पता है झारखंड में है। ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सही जवाब है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो जो भी बच्चे डेविस जलसंधि को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। आगे देखिए, धनवान का विलोम शब्द क्या है? ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। देखिए इस सेट में जीके जीएस करंट अफेयर्स के साथ साथ हिंदी के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो धनवान का विलोम क्या होता है? याद रखिएगा अकिंचन। अकिंचन जो है ये धनवान का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है?
चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद कर लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो देखिए, तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे और इनका मूल नाम है रामतनु पांडे। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का रामतनु पांडे। मुख दर्शन में कौन सा समास है? ये भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो 16 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, इसमें तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का नृत्य है। राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। कथकली जो है ये केरल का है। केरल में एक और है मोहिनी अट्टम, दोनों को ध्यान रखना है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ध्यान रखना है। भारत में पूछा जाता है कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जबकि शास्त्रीय भाषा पूछे तो 6 शास्त्रीय भाषा है और 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, कथकली, जो कि केरल का नृत्य है। इस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से लाइक किया करें। तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए है थियोफ्रेस्टस, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के जनक है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था पूछा जाता है? तो फजल अली, ध्यान रखना है। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 19 का। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 1956 में। और देखिए, भाषा के आधार पर पूछा जाता है कि गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आरंभ में अनुसूची पूछे तो याद रखिएगा, अनुसूची टोटल 8 थे और वर्तमान में अभी 12 है। भाग की बात करें तो पहले 22 भाग हुआ करते थे, वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखें, एग्जाम में छप सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 19 है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? वर्तमान समय में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में रखा गया है?
तो अनुच्छेद याद रखिएगा 51 क। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 क में रखा गया है, ध्यान रखना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और समिति का नाम भी पूछ सकता है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके माध्यम से संविधान में ऐड किया गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 में इसके बारे में बताया गया है, संयुक्त बैठक के बारे में। और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अध्यक्षता करते हैं। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। और देखिए, सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में बताया गया है, ध्यान रखना है। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद, दोनों एक ही है। किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। चलिए 25 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, किताब उल हिंद में खगोल विज्ञान, दर्शन, भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो 26 का आंसर क्या होगा, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनना है तो किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहना अनिवार्य है, ध्यान रखना है। 10 वर्ष तक एडवोकेट रहना अनिवार्य है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं। और वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 50वें नंबर के हैं डी वाई चंद्रचूड़, ध्यान रखना है। डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। तो 27 का आंसर क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। चलिए आंसर करेंगे। ऋग्वेद जो है, वेदों की संख्या टोटल 4 है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ध्यान रखना है। और 10 मंडल में से जो 9वां मंडल है ये देवता सोम देवता को समर्पित है, ध्यान रखना है। पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, इसको भी मार्क करके रखें। पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो बिल्कुल सही जवाब है 10%। याद कर लीजिए कितना, तो 10%। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था।
देखिए इब्न बतूता जो है दक्षिण अफ्रीकी यात्री कहे या मोरक्को का यात्री, ध्यान रखना है। कहीं कहीं आपको मोरक्को मिलेगा, तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री या दक्षिण अफ्रीका एक ही बात है। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद कर लीजिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में, ध्यान रखना है। कब आया था? 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है रिहला। तो याद रखना है, रिहला जो है इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है। अकबर की बात करें तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1556 से लेकर 1605 तक में। और मुगल वंश में सबसे लंबा कार्यकाल जो है अकबर का ही है, ध्यान रखना है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आगे देखिए, बाल श्रम उन्मूलन योजना का संबंध किससे है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। लाइव चैट में नहीं पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, आपको 100% उत्तर मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खतरनाक उद्योग में लगे बाल श्रमिकों से, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है। तो सही जवाब बी होगा। देखिए, खतरनाक उद्योग में। बाकी ऑप्शन ए में जो है कृषि उद्योग में लगे बाल श्रमिकों से, कृषि कार्यों में लगे बाल श्रमिकों से इसमें होता है। लेकिन बी जो दिया गया है खतरनाक उद्योग में लगे बाल श्रमिकों से, ये संबंध है बाल श्रम उन्मूलन योजना। तो सटीक आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, सिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दशराज युद्ध जो है ये लड़ा गया था रावी नदी के तट पर। लेकिन ऑप्शन में रावी नदी तो नहीं दिया गया है। तो देखिए, रावी नदी वर्तमान में नाम है, लेकिन वैदिक काल में रावी नदी का नाम मिलता है परुष्णी। तो ध्यान से सुनिए, वर्तमान में रावी नदी है, लेकिन वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। तो सही जवाब क्या होगा? परुष्णी, ध्यान रखना है। मैट्टूर बांध पूछा जाता है किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर मैट्टूर बांध है, ध्यान रखना है। विश्व में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अधिकतम औसत निर्वहन के लिए जानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा अमेजॉन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, सुमन ये फूल का पर्यायवाची है, कुसुम भी है, पुष्प भी है, लेकिन तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी है। चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिनियस के द्वारा लिखा गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ, ध्यान दीजिए, आपतन कोण जो होगा क्रांति कोण से अधिक के साथ जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, तब क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ध्यान रखना है। ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस आधुनिक राज्य में स्थित है?
चलिए आंसर करेंगे। कामाख्या मंदिर किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। ये कहाँ पर है? असम में है। ध्यान रखना है कहाँ पर है? असम में है। सबरीमाला मंदिर पूछा जाता है कहाँ पर है? केरल में है। आगे देखिए, हाल ही में किस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे 52वां किसे मिला है। इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए ज़रूर बताना है। तो 51वां किसको मिला है? तो रजनीकांत को। तो सही जवाब देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, रजनीकांत। ध्यान रखना है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? चलिए 40 के लिए आंसर करेंगे। स्टैटिक जीके का प्रश्न है। तो ये सभी को पता है, एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री बनी थी। ध्यान रखना है। जबकि इंदिरा गांधी की बात करें तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। लाल हरी वर्णांधता होने का रीजन क्या है? और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। ध्यान रखना है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? हमने आपको मुद्रास्फीति के बारे में प्रैक्टिस सेट में बताया था, आपको शायद याद होगा। चलिए आंसर करेंगे। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो सही जवाब है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। देखिए एक्वारेजिया में 3:1 के अनुपात में अम्ल होता है। कौन कौन सा होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 होता है 3:1 में, यानी कि 3 भाग HCl और 1 भाग क्या होता है? NHO3। ध्यान रखना है। तो 43 का सही जवाब बी हो जाएगा। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो देखिए अमेरिका द्वारा नागासाकी हो गया और हिरोशिमा 2 जगह पर बम गिराया गया था, जो कि जापान में है। तो सबसे पहले बम गिराया गया था, डेट याद रखिए, शुरुआत से बताते हैं। 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले कहाँ पर बम गिराया गया था? हिरोशिमा पर। और यहाँ पर जो बम गिराया गया था इसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम का। किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का। और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया था और इसमें प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम का। तो यहाँ पे नागासाकी पर पूछ रहा है, तो सही जवाब क्या होगा? प्लूटोनियम। डेट भी याद रखना है, पूछा जाता है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर प्लूटोनियम, और इसमें हिरोशिमा पर यूरेनियम। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। ए ऑप्शन सही जवाब है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो ध्यान दीजिए सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया जाता है, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है और ये एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना है। जबकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। हिडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? देखिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान पूर्वक सुने, आपका साथ में रिवीजन होता है और एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं।
तो हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी एवं पोलैंड 2 देशों के मध्य स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, कश्मीर में जो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति होती है। और इस बौद्ध संगति में क्या पूछ रहा है, अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है कौन थे, वसुमित्र। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये सभी को पता है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? देखिए, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, ये भी पूछा जाता है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ध्यान रखना है। और इन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें।